चलो करते हैं स्टार्ट, है ना। तो राइटर है अपने वॉल्ट विटमैन। ठीक, अमेरिकन राइटर हैं, एक बहुत अच्छे पोएट हैं, एसेइस्ट हैं और एक अच्छे इंसान। वॉल्ट विटमैन बहुत फेमस है ना। और खास तौर से इनको इनके एक खास वर्क लीव्स ऑफ ग्रास के लिए जाना जाता है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन है उनका छोटा सा। इसमें इन स्लाइड्स में अपन क्या देखने वाले हैं, लाइफ एंड वर्क उनका पूरा देखेंगे, पूरा टोटल इंफॉर्मेशन, जो जो चीजें उनने अपनी लाइफ में की, जो जो वर्क लिखे। चलो स्टार्ट करते हैं। वॉल्ट विटमैन एन इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोएट एंड एसेइस्ट revolutionized poetry with his collection लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक, तो लीव्स ऑफ ग्रास उनका एक पोएट्री कलेक्शन है जिसमें उन्होंने बहुत सारी पोएट्री उन्होंने लिखी है। ठीक, हिज इनोवेटिव फ्री वर्स स्टाइल, इनने फ्री वर्स एक स्टाइल होती है राइटिंग की, उसका इनने क्या किया, इन्वेंशन किया, उसको एक फॉर्म दिया। सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल हैव लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर एंड अमेरिकन कल्चर। ये अकेले वो है, ऐसे पर्सन है जिनने वहाँ अमेरिका और वहाँ के लिटरेचर पे एक गहरा प्रभाव डाला है। मतलब इनने बहुत कुछ खास, बहुत सारा काम किया है। ठीक, चलो आगे बढ़े। यहाँ पे उनकी अब बात की जाएगी अर्ली लाइफ की। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। वॉल्ट विटमैन वाज बोर्न ऑन May 31st 1819 1819 में इन द वेस्ट हिल टाउन ऑफ हंटिंगटन, लॉन्ग आइलैंड, टू पेरेंट मेनली ऑफ इंग्लिश एंसेस्ट्री। हाँ, इनका जन्म अमेरिका में हुआ है, अमेरिका की वेस्ट हिल नाम की जगह है ना। और जो शहर का नाम है वो है टाउन ऑफ हंटिंगटन, वो जगह है ना, एक लंबा आइलैंड है। लेकिन इनके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ से थे, मतलब वो इंग्लैंड के थे। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, इनने थोड़ी सी प्राथमिक शिक्षा ली, but was an avid reader, educating himself by borrowing books from circulating libraries in the Brooklyn and New York City's area। लेकिन इनने ज्यादातर पढ़ाई, खुद की ज्यादातर पढ़ाई कैसे की, बुक्स ले लेके लाइब्रेरी से बोरो कर करके, उधार ले लेके इनने अपनी पढ़ाई करी। ठीक, शुरुआती मतलब जो पढ़ाई है कहलाती है। यहाँ पहले उतने डेवलप स्कूल भी नहीं होते थे, चाहे वो बाहर अपने इंडिया की बात हो, चाहे कोई फॉरेनर कंट्री हो, डेवलपमेंट सब जगह पे लगभग वैसे ही कम ही था। और अमेरिका तो पहले से ऑलरेडी गुलाम रह चुका था, है ना। 1773 1773 के अराउंड उनको आजादी मिली थी, तो उसके बाद तो फिर बंदा गरीब ही होगा, है ना। लगभग 30-40 साल की और बात हुई थी उसके बाद। चलिए, कैरियर एज अ जर्नलिस्ट, इनने काय का काम किया, एक जर्नलिस्ट का काम किया। ठीक है, वॉल्ट विटमैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ जर्नलिस्ट एट द यंग एज ऑफ 12 साल की उम्र में, वर्किंग फॉर वेरियस न्यूज़पेपर इन द न्यूयॉर्क सिटी एरिया। बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए 12 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। क्या है, पहले अमेरिका का कल्चर हमेशा से ही ना कैपिटलिस्ट रहा है, वहां पे लोग काम को बहुत प्रेफर करते हैं। एजुकेशन तो एजुकेशन ही है, बात पैसे की है, पैसा कैसे आएगा। नाउ his work as a journalist allow him to observe, understand the people of the city, influence his later poetic works। ठीक है, उनका ये जो जर्नलिज्म के लिए जो उनका रुचि थी ना, उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उनका जो अंडरस्टैंडिंग था लोगों के लिए, उस शहर के लिए, बाद में वही उनके पोएट्री के लिए क्या बना, एक सहायक के रूप में, एक हेल्पर बना, क्योंकि उनने जो सीखा वो लिखा। हाँ, ये बात बहुत सही है कि जो बंदा जर्नलिस्ट होता है ना, वो एक अच्छा पोएट जरूर बन जाता है, क्योंकि जर्नलिस्ट को लिखना पड़ता है।
न्यूज के लिए आर्टिकल जब वो लिखता है ना, बहुत ऑब्जर्व करके अच्छी गहरी गहरी बातें लिखनी पड़ती हैं ताकि रीडर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके। नेक्स्ट, publication of Leaves of Grass. This is the book which is milestone of Walt Whitman's success. वॉल्ट विटमैन के जीवन का सबसे खास और इंग्लिश लिटरेचर में भी सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स में से शामिल की जाती है लीव्स ऑफ ग्रास। ऐसी शानदार शानदार पोएम्स हैं इसमें जिनको हम सोच नहीं सकते इतनी। हाँ, इस बुक के अंदर मतलब जैसे ये समझ लो कि हमने एक तो चीज तुम्हें बताई थी, जैसे सरोजनी नायडू का द गोल्डन थ्रेशोल्ड कलेक्शन था, वैसे ही हमारे वॉल्ट विटमैन का कलेक्शन क्या है, लीव्स ऑफ ग्रास। अच्छा, लीव्स मतलब पत्तियां, ग्रास मतलब घास, ठीक है ना, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। ठीक, ओके, चलो। पब्लिकेशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास के का जो पब्लिकेशन है हमेशा इकट्ठा नहीं रहा। तो नाउ फर्स्ट स्टेज देखें, राइटिंग एंड पब्लिकेशन। वॉल्ट विटमैन सेल्फ published the first edition लीव्स ऑफ ग्रास in 1855। 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास का पहला पब्लिकेशन खुद हमारे राइटर ने ही पब्लिश किया, मतलब बंदे ने खुद ही छापा, क्योंकि जर्नलिस्ट था तो उसको खुद ही छापा, ठीक है। कंटेनिंग ओनली 12 अनटाइटल पोएम, जिसमें सिर्फ 12 बिना शीर्षक की पोएमें थी, बिना शीर्षक की, जिनका कोई टाइटल नहीं था। जैसे हम अभी एक पोएम पढ़ रहे हैं, ओ कैप्टन माई कैप्टन पढ़ेंगे तो उसमें टाइटल है। उनमें जो पोएम थी 12 पोएम, उनमें कोई टाइटल नहीं था, बस पढ़ लो रामायण जैसे, हो गई बात, समझे। अगली बात है ग्रोथ एंड रिवीजन। ओवर द ईयर वॉल्ट विटमैन एक्सपेंड एंड राइज लीव्स ऑफ ग्रास थ्रू द मल्टीपल एडिशन, एडिंग अ न्यू पोएम एंड रिफाइनिंग एग्जिस्टिंग वंस। अगला जो एडिशन आया उसमें ग्रोथ हुई, जो पोएम ऑलरेडी थी वो बनी रही, उनको रिफाइन किया और उसमें नई पोएम और ऐड की गई। फिर कंट्रोवर्सी एंड रिकॉग्निशन। द पब्लिकेशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास बोथ इज प्रेज एंड कंट्रोवर्सी। लीव्स ऑफ ग्रास की तारीफ भी हुई और कंट्रोवर्सी भी हुई। अल्टीमेटली लेकिन उन्हें ये सफलता ही मिली क्योंकि उनका जो वर्क था उसमें पोएम बड़ी ही शानदार थी और अमेरिका को उनने प्रभावित किया। किनने? हमारे इनकी पोएम्स ने। ठीक, चलो आगे बढ़े। थीम्स एंड स्टाइल, है ना, कौन सी स्टाइल में रहते, इनकी थीम कहा थी, इन विटमैन्स पोएट्री। ठीक है, तो अपन थीम की बात कर लें। 4 मेजर थीम है और इनका जो स्टाइल है वो भी इसी में शामिल किया गया है। तो सबसे पहली बात है वो है फ्री वर्स। ये भैया फ्री वर्स के मास्टर थे। अच्छा, फ्री वर्स को अच्छे से समझो। देखो, मान लो कि शेक्सपियर लिखते थे तो उनका राइम स्कीम शेक्सपियरियन राइम स्कीम कहलाती थी। स्पेंसर लिखते थे, उनकी अलग राइम स्कीम थी। चौसर थे, वो राइम रॉयल में लिखते थे। इनका स्टाइल था ना, एक टाइप का स्टेंजा था। वॉल्ट विटमैन साहब जो लिखते हैं वो फ्री वर्स लिखते हैं। फ्री वर्स मतलब ना कोई तुक, ना कोई अटका, बोला जा रहा है लगातार। मतलब लास्ट में तुम्हें कोई राइम स्कीम समझ में नहीं आएगी। तुम अगर इनकी पोएम लेकर राइम स्कीम देखने बैठोगी तो कहोगी कि जब कौन सी राइम स्कीम पैदा हो गई, और हर पोएम में नई नई राइम स्कीम निकल रही। तो वैसी कोई राइम स्कीम इनकी नहीं है। फ्री वर्स मतलब, है ना, जैसे जैसा बन बना, बस फीलिंग आनी चाहिए। नाउ फ्री वर्स। विटमैन्स पोएट्री इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ फ्री वर्स, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल राइम एंड मीटर। ब्रेकिंग अवे मतलब इनने ट्रेडिशनल राइम स्कीम और जो मीटर का जो वो था ना, उसको एक तरफ त्याग दिया। बोला एकदम मस्त मौला बन के लिखो, एकदम आत्मा से।
राइम स्कीम के चक्कर में बातें रह जाएंगी और वो नहीं रहनी चाहिए। सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल, अच्छा, एक किसी का व्यक्तिगत मनोरंजन, व्यक्तिगत एंजॉयमेंट, मतलब व्यक्ति का खुद का एंजॉय करना। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है कि दुनिया भर में खुशी ना देखो, खुशी अपनी आत्मा में होती है और उसी को हम एंजॉय कर सकते हैं। अगर मन खुश नहीं है ना, मन दुखी है, तो सामने कोई चाहे 56 भोग रख दे, एक खावे एक क्षण हो। और अगर मन में खुशी है ना, अच्छी, मन एकदम खुश है, तो सिर्फ फुल्की की ठिल्ली लगी हुई, वो आनंद जी का 56 भोग फैल, है ना। ये कहलाता है सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो एक इंसान के अंदर की आत्मा को बताना। हिज पोएम सेलिब्रेट द इंडिविजुअल, खुद की पोएम है ना, emphasizing पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इंसान की बॉडी और उसके खुशी। नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी, मतलब प्रकृति और आध्यात्मिकता। विटमेंसबर्ग ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ नेचर, स्पिरिचुअलिटी एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द ऑल थिंग्स। सारी चीजों का एक दूसरे से कनेक्शन, प्रकृति और आध्यात्मिकता का। नाउ कम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सही है, ये बंदा इस बारे में भी सोचता था कि समाज में न्याय हो, क्योंकि जहां धोखाधड़ी होगी वहां खुशी नहीं आ सकती, है ना। सामाजिक, अगर हैप्पीनेस चाहिए, सेलिब्रेशन करना है आपको, आध्यात्मिकता जहां होगी, नेचर की बात होगी, वहां सोशल जस्टिस जरूर होगा, हमेशा न्याय की बात होगी। His poetry reflect a deep concern of social justice, embracing diversity and that advocating for equality। सोशल जस्टिस की बात होती है, लोगों को समानता देने की बात होती है ना, क्योंकि हमारा समाज बहुत ज्यादा डायवर्स है। तो इन थीम्स पे इन्हें लिखा है। मतलब इंडिविजुअल, देखो थीम्स की बात करें तो थीम्स क्या क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी और सोशल जस्टिस। 3 इंपॉर्टेंट थीम है, रट लेना, एकदम पका लेना, जैसे करना हो जो करना। क्योंकि, और हाँ, बंदे के अपने को ना थोड़ा सोच के रख लेना चाहिए कि बंदा दिखता है तो ऐसा होगा, मतलब उसमें अपने को थीम बना के ही रखनी चाहिए कि उसका स्टाइल कैसा होगा। और बाकी जो है ना, जब इनकी पोयम पढ़ेंगे ना, हमें समझ में आ जाएगा कि बंदा क्या शानदार था, है ना। ओ कैप्टन माई कैप्टन। चलो आगे बढ़े। इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑफ वाल्ट विटमैन्स वर्क, मतलब प्रभाव, है ना, इन्फ्लुएंस प्रभावित होना और प्रभाव पड़ना वाल्ट विटमैन्स के वर्क का, ठीक, हमारे समाज पे या रीडर्स पे। तो पोएट्री रीडिंग, पहला, विटमैन्स वर्क continues to inspire public poetry reading and celebration of his legacy। उनकी पोएट्री क्या है? ऐसी पोएम्स हैं जो आम जन के लिए लिखी होती है ना, और जिनका जो ना हाँ, प्रभावित करती है पब्लिक को। ठीक, आर्टिस्टिक ट्रिब्यूट, स्टेटस, पेंटिंग्स एंड द अदर आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन पे होमेज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ विटमैन्स पोएट्री। अच्छा, इनकी पोएट्री में क्या क्या चीजें होती थी? स्टेटस, पेंटिंग्स एंड अदर आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब कलात्मक चीजें इनकी पोएट्री में होती थी, है ना। फिर लिटरेरी रेफरेंस, मॉडर्न लिटरेरी रेफरेंस ऑफन रिफ्लेक्ट्स reference Whitman's works, recognition its enduring impact on writers and readers। तो पढ़ने और लिखने वालों के लिए इनकी जो पोएम्स हैं वो एक प्रकार के रेफरेंस का काम करती हैं। ऐसे समझो, मान लो कि हमें बात करनी है, एक मान लो बात करनी है त्याग की, है ना, तो उनकी पोएम्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं या बातें हैं जिनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि त्याग वास्तव में होता क्या है। अभी वो कैप्टन माई कैप्टन में मिलेगा, इसलिए हमने चर्चा कर ली। तो एक बंदा सीखता है कि यार त्याग क्या होता है, उसमें ऐसा था तो मैं
समझ गया कि मुझे त्याग के लिए क्या करना है। ठीक, चलो ये चीजें हैं, आगे बढ़े। लेटर लाइफ एंड लेगेसी, बाद का जीवन और उनकी प्रसिद्धि। तो पर्सनल रिफ्लेक्शन, विटमेंस इंट्रोस्पेक्टिव राइटिंग, इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, लेगेसी एज एन इन्फ्लुएंस, है ना, लेगेसी एज एन इन्फ्लुएंशियल पोएट। हाँ, ये समझो कि देखो पर्सनल रिफ्लेक्शन मतलब ये है कि ये खुद ही एक ऐसे पर्सन थे जो खुद से प्रभावित थे। इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, इनकी वजह से लिटरेचर पे क्या प्रभाव पड़ा। एंड्यूरिंग रेलेवेंस, कंटिन्यू रेजोनेंस ऑफ हिज वर्क, इनके वर्क की वजह से लगातार लिटरेचर समृद्ध रहा। इन हिज लेटर ईयर वॉल्ट विटमन्स delve into personal reflection, leaving behind a legacy that profoundly impact on the world of literature. His work continued to resonate with readers, cementing his enduring relevance in the literary landscape. तो साहित्य का जो जगत है, साहित्य जगत है, लैंडस्केप मतलब होता है एक प्रकार का तस्वीर। तो साहित्य की जो तस्वीर है उसमें इस बंदे ने बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें की हैं, है ना, जिसका प्रभाव वर्ल्ड लिटरेचर पे हमेशा रहेगा और हमेशा इनकी प्रसिद्धि लेगेसी बनी रहेगी इनके कामों की वजह से। अब नोटेबल पोयम बाय वॉल्ट विटमैन, इनकी कौन कौन सी खास खास पोयम है वो हमारे सामने है। 3 पोयम का डिस्कशन है, खास पोयम का, जो हम देख सकते हैं। ठीक है, 3 खास पोयम। चलो देखें, तो पहली है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ना, मेरा खुद का गाना। दिस आइकॉनिक पोएम सेलिब्रेट्स द इंडिविजुअल एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल जर्नी। कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सल जर्नी है उसका एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल पार्ट है ना, मतलब खुद से एक उसका हिस्सा भी है इस पूरी यूनिवर्स का। शोकेसिंग विटमन्स यूनिक पोएटिक स्टाइल, जिसमें उन्होंने एक यूनिक पोएटिक स्टाइल बताया है। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, है ना, मेरा खुद का गाना। चलो नेक्स्ट है आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, एक्सप्लोर द कनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेचर, मानवता और प्रकृति का संबंध बताने वाली। रिफ्लेक्शन विटमिन्स रेवरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड स्पिरिट। तो पहला मानवता और प्रकृति का संबंध इस पोयम में है, दूसरा शरीर और आत्मा का संबंध बताया है। छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखना, है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल में तो पता है कि यूनिवर्सल को खुद से कनेक्ट किया, और इसको कैसे किया, ह्यूमैनिटी और नेचर और बॉडी एंड स्पिरिट। फिर ओ कैप्टन माई कैप्टन, अ मूविंग एलेजी फॉर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, expressing profound grief at his death and the nation's loss। ठीक, मतलब ये एक एलेजी है, किस पे लिखी गई है, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, नाम सुना होगा, अमेरिका के एक ऐसे प्रेसिडेंट जिसने दास प्रथा को हटाया था, बहुत फेमस पर्सन। एक्सप्रेसिंग प्रोफाउंड ग्रीफ, जिसमें अपने दुख को बताया है, एट हिज डेथ, उनकी मौत पर, एंड द नेशंस लॉस, और देश को जो लॉस हुआ उस पोयम को बताया है। ठीक है, अब बात करें क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी सराउंडिंग विटमैन्स। ठीक, अब इन पे इनका क्रिटिसिज्म कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सी कंट्रोवर्सियां रही इनके आसपास, क्योंकि देखो कोई भी बंदा है ना, उसको
बिना बदनाम किए दुनिया रहती नहीं है, ठीक है। अब इनके लिए क्या क्या बदनामियां थी? होमोफोबिया एंड सेक्सुअलिटी। सम क्रिटिक्स वर opposed to Whitman's open exploration of sexuality in his poetry। हाँ, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बंदा सेक्सुअलिटी के बारे में एकदम खुल के बताता था, बहुत ही ज्यादा ओपनली बताता था। क्रिटिक्स तो है भाई, कहते हैं कुछ भी। फिर राइटिंग स्टाइल। अब कुछ लोग इनके राइटिंग स्टाइल पे भी क्या बोलते हैं? हिज अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज मेट विथ मिक्स्ड रिव्यू एंड क्रिटिसिज्म। कुछ लोग कहते थे कि इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो बकवास थी, टांग का ना लिखते थे। क्रिटिक्स का काम ही है टांग खींचना। फिर बात करते हैं पब्लिक रिसेप्शन। इनिशियली विटमेंस फेट पब्लिक बैकलैश फॉर नॉट कंफर्मिंग ऑफ ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। अब तीसरी चीज होती है कि उनको पब्लिक ने भी लताड़ा। पब्लिक ने कैसा लताड़ा? अरे यार ये कैसा आदमी है ना, ये पोएटिक फॉर्म में लिखता ही नहीं है, इसकी पोएट्री को हम कैसे वैलिड मान लें? ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं होता। फॉर्म में लिखना था, पोएट्री तब तो होती है, हम कैसे मान लें, है ना। अब जैसे कोई कह ले पढ़ाई हो रही है, अरे सोफे पे बैठ के कोई पढ़ाई होती है? बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे होती है, ऐसे थोड़ी होती है ना। बैठे हैं घर जैसे, ये थोड़ी भाई ये पढ़ाई थोड़ी है, ये तो टाइम पास है। तो क्रिटिक्स कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मास्टर मास्टर होता है, जो जिस चीज का एक्सपर्ट हो। दुनिया की बात है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म हमेशा होता है, तो क्रिटिसिज्म भी याद रखना। लोगों ने के लिए होमोफोबिया एंड सेक्सुअलिटी वाला बंदा बोला, इनके राइटिंग स्टाइल को बकवास कहा, और साथ ही ये कहा कि ये तो फॉर्म ही में नहीं लिखता, है ना। तो हमेशा क्रिटिसिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, किसी का भी हो। नेक्स्ट, अब बात आ जाती है कंक्लूजन एंड की टेक अवेज। तो देखो, लेगेसी इन अमेरिका। Walt Whitman's influence on American literature is profound and enduring, inspiring generation of poets and writers। अमेरिका के लिटरेचर में, अमेरिका के साहित्य के इतिहास में वॉल्ट विटमैन का बहुत बड़ा योगदान है। उनने आगे आने वाले राइटर्स और पोइट्स को प्रभावित किया लिखने के लिए, है ना, कि ऐसे भी लिखा जा सकता है फ्री वर्स में, और ऐसे भी नाम कमाया जा सकता है। इस तरीके से खोल के लिखना चाहिए, बंद के नहीं, है ना। क्या है ना, उस बंदे ने खोल के लिखा तो उसके लिए होमोफोबिया बोल दिया और सेक्सुअलिटी वाला बंदा बोल दिया। ये लोगों की आदतें हैं, किसी को भी मालूम है। आज कोई बंदा किसी को खोल के बात करे, उसको गंदा मान लिया जाता है। एम्ब्रेस ऑफ इंडिविजुअलिज्म। Whitman's celebration of the individual and democracy reflected the spirit of American people and continues to resonate। तो फिर क्या बोलते हैं, हाँ, अमेरिका के जो लोग थे, वहां का जो माहौल था, वहां के माहौल को बताना और उस चीज को एंजॉय करना, इनने बताया कि अब मेरा ऐसा है ना, मेरा प्यारा अमेरिका, समझ गए, देशभक्ति जैसा ये है। ओपननेस एंड इंक्लूसिविटी। हाँ, खुल के बहुत बोलते थे। His advisory for inclusivity and acceptance of all people regardless of background remains a powerful message of society today। हाँ हाँ, इंक्लूस ओपन एंड इंक्लूसिविटी, थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं है इसका, हाँ वही है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मतलब समावेशित करना, है ना, या शामिल करना। तो लेकिन ओपन बोलने में थे, और चीजें ऐसी लिखते थे कि जिससे जो बात है ना सब चीज में समाये। ऐसे समझो कि समाज में जो रियल में होता था
वो वैसा लिखते थे ताकि समाज उसको एक्सेप्ट करे, है ना। अगर आप समाज में रह रहे हो, है ना, और सिर्फ पानी पानी का लिख रहे हो, आदमी को पोसाएगी नहीं। समाज में रह रहे हो तो समाज की चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं समावेशी, समावेशी लेखन, ये समझ लो। फिर इटर्नल मतलब आंतरिक, रिलेवेंस मतलब संबद्धता, आत्मा से संबंध होना। तो विटमेंस थीम्स ऑफ लव, नेचर एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस आर टाइमलेस एंड द कंटिन्यूज टू कैप्टिवेट ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे इनने पूरी क्या नाम है उसको, लव, नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस को बताया बहुत अच्छे से, हमारे समाज को उनने ये चीजें बताई। ठीक, तो ये था। अब इसके बाद ओके, और यहीं पे हमारा वॉल्ट विटमेन जी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। सुपर शानदार, अच्छा, इतना ही था।